कंटिन्यू करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है, उसी को ही कंटिन्यू किया है इस लेक्चर में भी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड सेक्शंस इन मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसमें कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स और सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है? तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेंटल हेल्थ एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? मई 22 को। ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया है 1987 में, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो पास हो गया। अभी मेंटल हेल्थ एक्ट में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनमें सब चीज़ें क्या कवर करते हैं ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें कुछ ऐसे लॉज हैं जो मेंशन किए गए हैं इन रिलेशन टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किसका? जो मेंटली इल जो पेशेंट हैं, जो पर्सन है, उनका ट्रीटमेंट, उनकी केयर कैसे करनी है, वो उस एम को माइंड में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया और उसके रिगार्डिंग ही कुछ चैप्टर्स और सेक्शंस इसमें डाले गए, ठीक है। तो मेन एम यही था, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोविज़न, ठीक है, जो प्रोविज़न है हमारा पेशेंट की ट्रीटमेंट का, केयर का, वो सब भी। और साथ में अगर कोई मेंटली इल पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को लेके क्या है, ठीक है, मीन्स कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि नाउ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू डील विद ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो वो इतना कैपेबल नहीं है कि कुछ डिसीजन ले सकें अपने लिए या अपने किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों के लिए क्या डिसीजन जो है वो ले सकती है गवर्नमेंट, उसके लिए क्या एक्ट बना है, क्या चीज़ों से मेंशन की गई हैं, उन सभी चीज़ों का इसमें जो है वो कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हैं और कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट आया था मई 22 1987 में, उसमें चैप्टर्स और सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, ठीक है। बट टोटल कितने हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स और सेक्शंस मेंटल हेल्थ एक्ट में कितने हैं? ऑप्शंस देख लीजिए आप, 10 चैप्टर्स एंड 98 सेक्शंस, then 20 chapters, 100 sections, 10 chapters, 10 sections and 10 chapters and 90 section, ठीक है। The right answer is 10 chapters and 98 sections, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये नॉलेज के लिए भी है और समटाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर सेकंड ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट डील्स विद। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कितने चैप्टर्स थे, 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 10 चैप्टर्स में से अभी अलग अलग चैप्टर का है, कोई इन सब चीज़ों को याद रख सकता है तो अच्छी बात है, आप इनको याद रखिए, ठीक है। और इसका भी मैं अलग से आपको जो है वो वीडियो बना दूंगी, जिसमें कि अगर आपको याद रखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। बट यहाँ मैंने कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो चैप्टर सेकंड की बात पूछी गई है। चैप्टर सेकंड जो है वो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वेरियस डेफिनेशंस हैं, क्या जैसे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, इन सब की डेफिनेशंस मेंशन की गई हैं, या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, ठीक है। तो क्या इस चीज़ के रिगार्डिंग वहाँ पे मेंशन किया गया है चैप्टर सेकंड में, गाइडलाइंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिस चीज़ के रिगार्डिंग इसको मेंशन किया गया है, ठीक है, वो है हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी, ठीक है। चैप्टर सेकंड में जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो जो भी अथॉरिटीज़ बैठेंगी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर, तो वो उस चीज़ के रिगार्डिंग चैप्टर सेकंड में मेंशन किया गया है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 3 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। तो 2 का हमने देखा, उसमें क्या था रिगार्डिंग द जो एस्टैब्लिशमेंट है मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ की, ठीक है, सेंट्रल स्टेट लेवल, वो चैप्टर 2 में था। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो वो क्या मेंशन करेगा, ऑप्शन सेम है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, और जो राइट आंसर यहाँ पे होगा चैप्टर 3, जो चीज़ों को जिसमें जो मेंशन किया गया है दैट इज़ द गाइडलाइंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, कहाँ पर होने चाहिए एस्टैब्लिशमेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स की, ठीक है। तो ये आया हमारे पास चैप्टर 3 में। आगे देखिए चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 में जो है वो क्या चीज़ कवर होती है, तो वो हमारे पास सेम ही ऑप्शंस हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, बार बार सेम मैंने ऑप्शंस डाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अगर किसी को एडमिट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये तो नहीं है कि हाँ कोई भी मेंटली इल पेशेंट आता है, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी जो मानसिक तौर पर सही अच्छे से ठीक नहीं है इंसान, ठीक है, तो उसको ऐसे ही किसी को भी तो हम एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, वो सारा चैप्टर 4 में मेंशन किया गया है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच चैप्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट एम एट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ साइकेट्रिक इल पेशेंट। ठीक है, अभी साइकेट्रिक इल पेशेंट तो है, ठीक है, बट वो भी तो एक ह्यूमन ही है, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है। तो उन राइट्स की प्रोटेक्शन का जो चीज़ मेंशन की गई है इन द मेंटल हेल्थ एक्ट, वो कौन से चैप्टर में मेंशन किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, चैप्टर 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। ठीक है, तो 4 तक तो चीज़ें आपको वैसे क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द चैप्टर 8। चैप्टर 8 में ये चीज़ आएगी ह्यूमन राइट्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम। तो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक एक्ट, ये भी एक एक्ट हमारे पास आया था। ठीक है, तो वो कब आया है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि इस एक्ट में बेसिकली क्या चीज़ मेंशन की गई है। इस एक्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो भी जैसे रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से अपने घर में जो है वो इन चीज़ों की प्रोडक्शन, जैसे ये अफ़ीम, मॉर्फिन, जितने भी टाइप का जो है वो प्रोडक्शन अपनी अपनी मर्ज़ी से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी मर्ज़ी से नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, कोई इसका कल्टीवेशन की बात हो रही है तो वैसे भी इसका कुछ नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, आप इसको जो है वो परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज से लेके कंजप्शन से लेके हर एक चीज़ का जो है वो इस एक्ट में चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये एक्ट है। तो ये कब आया हमारे पास? 1985, 1987, 1992 या 1977? सो द राइट आंसर इज 1985। ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोड ऑफ एथिक्स फॉर साइकेट्रिक, जो साइकेट्रिक जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए पूछा गया है कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, सॉरी ये साइकेट्रिक नहीं, साइकेट्रिस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप इसको साइकेट्रिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट कौन है? ठीक है, जो हमारे पास जो डॉक्टर हैं जो पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उसको असेस करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, दैट पर्सन इज नोन एज साइकेट्रिस्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स उनके लिए क्या है? ठीक है, उन्हें कैसे जो है वो अपना लीगली तरीके से जो है वो पेशेंट को जो है वो असेस करना है, क्या प्रोटोकॉल्स, पॉलिसीज़, जो उनके जो एक्ट में जो चीज़ें, चैप्टर्स और सेक्शंस दिए गए हैं उनको माइंड में रखते हुए कैसे चीज़ें जो है वो उन्होंने परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो वो सब है। बट इन्होंने कहा कि कोड ऑफ एथिक्स जो है फॉर द साइकेट्रिस्ट आर एक्सेप्ट, कोई एक नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स में आएगा। अ साइकेट्रिस्ट मस्ट मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो उनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड्स उनको अच्छे से मेंटेन करके रखने हैं। पेशेंट वेलफेयर इज ऑफ पैरा अमाउंट कंसर्न टू द साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो जो साइकेट्रिस्ट है उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रही दैट इज़ द पेशेंट वेलफेयर। ठीक है, पेशेंट की वेलफेयर, उसके हित में जो है वो काम होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि जो भी पेशेंट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पेशेंट कुछ बता रहा है तो वो सबको पता चल रहा है। ठीक है, हर कोई उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कॉन्फिडेंशियली रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट प्रीसीड्स पेशेंट इंटरेस्ट, मीन्स पहले खुद का देखना है फिर पेशेंट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। एक्सेप्ट की बात पूछी है तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, बाकी सभी जो है वो कोड ऑफ एथिक्स में आएंगे फॉर द साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ एंग्जाइटी विद सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो एक तो एंग्जाइटी बता रहे हैं कि इंडिविजुअल को एंग्जाइटी है, उसके साथ उसको क्या हो रहा है? सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो उसका मीन्स जैसे सीवियर मोटर मीन्स मूवमेंट वो कर रहा है, रेस्टलेसनेस उसको मीन्स वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो सीवियर जब भी उसको एंग्जाइटी होती है तो एक जगह से बैठ नहीं पाता। ठीक है, इतना उसको एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कैसे टर्मिनोलॉजी में उसको डिफाइन करेंगे? क्या वर्ड वहाँ पे दिया गया हमारे पास? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एलेक्सीथाइमिया, एजिटेशन, एनहेडोनिया एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज़ द एजिटेशन। ठीक है, एजिटेशन आप याद रख सकते हैं एंग्जाइटी से, और एजिटेशन से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जो है वो सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस पेशेंट जो है वो शो करता है विद द एंग्जाइटी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन वंस इमोशनल फीलिंग। ठीक है, तो मीन्स जो इंडिविजुअल है वो अपना इमोशंस, उसको वो क्या फील कर रहा है एग्जैक्टली वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, सो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन वंस इमोशनल फीलिंग, उसको कैसा फील हो रहा है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वर्ड्स नहीं होते उसके पास, अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है,
तो उसे हम क्या कहेंगे? सेम ऑप्शन है आपके पास, एलेक्सिथेमिया, एजिटेशन, एनहिडोनिया एंड डिस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है दैट इज द एनहिडोनिया। ठीक है, एनहेडोनिया में जो इंडिविजुअल है वो अपना इमोशनल फीलिंग्स को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, वो क्या फील कर रहा है वो नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। आगे देखते हैं, दो जो यहाँ पे जो 2 वर्ड्स थे उनकी आपको जो है वो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पेशेंट इज अनेबल टू एक्सप्रेस प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, अभी कोई ऐसा पेशेंट है जो प्रीवियसली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वो जब भी कभी अपनी लाइफ में करता था तो उसको बहुत अच्छा फील होता था, बहुत खुश वो होता था। अभी उसको वैसा नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कि पहले किसी को कोई अपनी लाइफ में अगर जो है वो कोई स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर, उसको अच्छा लगता था। ठीक है, फुटबॉल खेल के अच्छा, तो अभी उसको वो चीज़ अगर बोलेंगे कि चलो फुटबॉल खेलते हैं तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, उसमें वो अच्छा खुश नहीं फील करेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती होगी, फिर अभी उसको बोलेंगे कि आप करके बताओ, आपका तो फेवरेट एक्टिविटी है, आपको तो अच्छा लगता है, तो वो नहीं करेगा, उसमें उसको प्लेजर फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, ऑप्शंस सेम है, सो द राइट आंसर इज एनहेडोनिया अगेन। ठीक है, तो एनहेडोनिया ही वो था हमारे पास जब पेशेंट जो था वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो अगेन वही है कि एक इंडिविजुअल जो है वो जब सेम एक्टिविटीज़ जो पहले कभी करता था अगर वो कर रहा है तो वो अपना प्लेजर फील नहीं कर रहा है उन एक्टिविटीज़ में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज अनएबल टू कंसंट्रेट अटेंशन। ठीक है, तो मीन्स वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सेम ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो बहुत ही यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। एजिटेशन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एजिटेशन में हमारे पास है सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस। ठीक है, और एनहेडोनिया जो था वो इमोशंस की बात यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, प्लेजर फील नहीं कर पा रहे हैं जो प्रीवियसली एक्टिविटीज़ में वो करते थे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। एक और टर्म थी हमारे पास यहाँ पे, लेक्सिथेमिया। ठीक है, लेक्सिथेमिया में क्या है हमारे पास? कभी किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई ट्रॉमा, कोई इवेंट ऐसी हो जाती है, कोई स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ में होती है जिससे वो मीन्स एडजस्ट नहीं कर पाता और बाहर नहीं निकल पाता है। अपना जो ग्रीफ का प्रोसेस है वो उससे बहुत लॉन्ग चलता है, किसी एक स्टेज में वो अटक जाता है। ठीक है, सो उस टाइम पे जो है वो हमें उस पर्सन के जो इमोशंस जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या दब चुके हैं। ठीक है, वो मतलब उसको उसका जो इमोशंस है वो हमें एक्सप्रेस करवाने हैं। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल जो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे क्या बोले, क्या करे, कहाँ जाए, उस तरीके से वो है कहीं पे। ठीक है, तो वो है ये मेंटल डिसऑर्डर, हम इसको नहीं इतना कहेंगे। ये जो है वो लिंक होता है समवेयर विद द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आप इसको कह सकते हैं लेक्साइथीमिया को। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ लिंकअप में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास क्वेश्चन? पेशेंट इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इज अ डिस्ट्रक्टिबिलिटी, बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने किसी भी टास्क, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए या बात करते हुए, कुछ भी। ठीक है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइको एनालिटिक जो थेरेपी है वॉज डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो किसने ये थ्योरी और थेरेपी दोनों का ही है। ठीक है, तो दोनों सेम ही पर्सन ने दिया था। तो ऑप्शन है हमारे पास फ्रूड, जैकॉब्सन, एरिस्टोटल, लैडिस्लॉस। ठीक है, तो जो राइट आंसर दैट इज़ द फ्रूड, सिगमंड फ्रूड जो थे हमारे पास, उन्होंने जो था वो साइको एनालिटिकल का जो था वो थ्योरी दी थी और वो थेरेपी का भी इसमें आता है। ठीक है, तो इन डिटेल अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे मैंने कंप्लीट जो है वो जो ये थ्योरीज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल अच्छे से मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिजीज़ है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हम कहते हैं। ठीक है, OCD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, कार्डिक डिसऑर्डर या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये बहुत मैंने पीछे भी बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है, प्रीवियस जो MCQs डिस्कस किए हैं मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, तो वहाँ वो भी आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोटिक है, न्यूरोटिक में जो होता है वो पेशेंट का इनसाइट जो है वो प्रेजेंट रहता है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ व्हाट इज इनसाइट। साइकोटिक में वो चीज़ अब्सेंट रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द साइकोथेरेपी विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ मैंने पीछे भी क्वेश्चंस में डिस्कस की हैं आपके साथ। ठीक है, तो वही हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा। तो एक साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, दैट थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट। हमें क्या करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है विच इज़ हेल्पफुल इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अभी कोई पेशेंट है तो यहाँ पर रिकवरी किस टाइप का, मीन्स साइकोलॉजिकली कोई उसको डिजीज़ है। ठीक है, तो वो मेंटली इल पर्सन है। ठीक है, वो कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसका रिकवरी हमें करना है। ठीक है, तो उसको हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसके इमोशंस को कंट्रोल करे, उसकी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सके, उस तरीके से हम उसको समझ पाएँ और वो चीज़ों को समझ पाए, टैकल कर पाए, हैंडल सिचुएशंस अच्छे से। ठीक है, तो उस टाइप में इस टाइप की जो थेरेपी होती है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, मिलियोथेरेपी, मैराइटल थेरेपी, एब्रिएक्शन थेरेपी एंड एवर्जन थेरेपी। ठीक है, तो ये जो था मैराइटल थेरेपी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कपल थेरेपी होती है उनको जो मैराइटल रिलेशनशिप्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग उनको थेरेपी देंगे। ठीक है, जो एब्रिएक्शन थेरेपी है ये जो इन्वॉल्व करती है, ये हमारे पास अगेन वैसे ही है कि अगर किसी का कोई लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक कोई इवेंट हुई है। ठीक है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है और उसके इमोशंस को रिलीज़ करवाना है। ठीक है, तो उसको इमोशंस को रिलीज़ करवाने के लिए हम उसका जो है वो उसको ऐसा इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसकी काउंसलिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं कि वो उन चीज़ों अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सके समवे किसी एक्टिविटी में। ठीक है, देन हमारे पास है ये एवर्जन थेरेपी, ये मैंने पहले भी बताया था। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है, हमारे पास कोई एक चीज़ जिससे पेशेंट को अच्छा लगता है, कोई प्लीजेंट स्टिमुलस हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, बट उसका जो उसको रिप्लाई मिलेगा, जो उसका रिएक्शन होगा वो अनप्लीजेंट आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नेल बाइटिंग बार बार करता है तो उसको अच्छा लगता है, बट हम क्या करेंगे, अगर उसके नेल्स के ऊपर हम कुछ अनप्लीजेंट कुछ ऐसा टेस्ट की कोई सब्सटेंस लगा देंगे उसके फिंगर्स के ऊपर, तो वो जैसे ही मूवमेंट डालेगा उसको वो टेस्ट अनप्लीजेंट फील होगा। ठीक है, तो मीन्स वो प्लीजेंट स्टिमुलस देख रहा है बट उसको अनप्लीजेंट उसमें रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ द एवर्जन थेरेपी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज़ द मिलियोथेरेपी। ठीक है, इसमें जो है वो हम पेशेंट को एक जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि वो रिकवर कर सके, अपनी कंडीशन से बाहर आ सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग बाईलेटरल ईसीटी द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन। ठीक है, तो बाईलेटरल जो हम इलेक्ट्रोकन्वर्सिव जो थेरेपी दे रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स को कहाँ प्लेस करना है वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सो बाई पेराइटल रीजन, बाई टेम्पोरल रीजन, जस्ट अबव द फ्रंटल एरिया एंड ऑसिपिटल रीजन। सो द राइट आंसर इज द बाई टेम्पोरल रीजन। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है वो हम उसको टेम्पोरल रीजन पे प्लेस कर देंगे इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, और ये मैंने बताया था पहले भी आपको कि 0.1 to 1 सेकेंड के लिए जो है वो हम इसमें जो करंट जो है वो जो ईसीटी जो देते हैं उसमें इतना जो है वो करंट उसमें पास करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो हम देते हैं फॉर एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, विद इन 1 वीक 2 to 3 टाइम्स दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इन डिटेल में मैंने करवाया हुआ है पीछे क्वेश्चंस में, आप सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी जब देते हैं तो पेशेंट जो है वो एक उसकी बॉडी में एक सीजर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो किस टाइप का है वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए जो है वो मॉडिफाइड ईसीटी आई थी। ठीक, मतलब मॉडिफाइड किया गया ईसीटी को, जिसमें पेशेंट को जो है वो मसल रिलैक्सेंट भी दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा इतना जर्कफुल जो है वो सीजर उसको ना हो, अदरवाइज उसके जो है वो समवेयर जो है वो उसका मसल स्टिफनेस और उसका जो फ्रैक्चर के होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ग्रैंड सीजर, एपिलेप्टिक सीजर, सीजर्स आर नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईसीटी एंड माइल्ड सीजर। तो नहीं होता है वो तो नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो ऐसा नहीं होता तो उसको तो रहने दीजिए। ठीक है, तो ग्रैंड सीजर जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिजीज इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी इज जनरली नॉट यूज्ड। ठीक है, नॉट यूज्ड, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास साइकोटिक सीवियर डिप्रेशन, पोस्टपार्टम सीवियर डिप्रेशन, न्यूरोटिक डिप्रेशन एंड यूनिपोलर और बाईपोलर सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द न्यूरोटिक डिप्रेशन। ठीक है, नॉट की है बात की गई। ठीक है, जिसमें
ज़रूरत नहीं है। न्यूरोटिक मीन्स जो साइकोटिक और जो न्यूरोटिक डिजीज़ है, तो अगर न्यूरोटिक रीज़न की वजह से उसको कोई डिप्रेशन हुआ तो उसमें इतना देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर साइकोटिक प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को सिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, और मेनिया में तो होता ही नहीं पेशेंट को, बट सिज़ोफ्रेनिया और द विद द इंक्रीज्ड जो उसका जो सुसाइडल रिस्क जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज दिख रही है आपको डिप्रेशन की वजह से, उसमें इतना हो चुका है। सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, सीवियर डिप्रेशन मेंशन किया गया है। उस एक केस में जो है वो हमें पेशेंट को जो है वो ईसीटी देते हैं। जहाँ नहीं देनी थी वो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट द आंसर इज द न्यूरोटिक डिप्रेशन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन दैट मे अकर आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। अभी इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दे रहे हैं, उसके बाद जो एडवर्स इफेक्ट या जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी वो क्या हो सकती है। तो ऑप्शंस है हमारे पास एमनेशिया, फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड हेडेक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हेडेक तो होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। फ्रैक्चर ऑफ बोन्स होगा, वो मैंने आपको अभी बताया, सीजर्स की वजह से होने के चांसेस होते हैं। एंड एमनेशिया, वो एमनेशिया में लॉस ऑफ मेमोरी या लैक ऑफ मेमोरी, उसको उस एक इवेंट का या आगे पीछे का वो भूल सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, सभी इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। और जब किसी का ईसीटी का उसको मिलता है, ठीक है, तो अगर कोई डिप्रेशन का तो उनको हम स्ट्रिक्टली ये चीज़ कहते हैं कि जो है वो ड्राइविंग ना करें फॉर 1 वीक के लिए, ठीक है। वो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि ड्राइविंग करने से मना करते हैं, अकेले कहीं जाने से मना करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रेन में उन चीज़ों का वो इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नर्सिंग इंटरवेंशन विच इज़ प्रोवाइडेड बिफोर गिविंग ईसीटी। तो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है, जो बिफोर ईसीटी जो है वो हम मेंशन करते हैं, वो क्या है हमारे पास, ऑब्टेन रिटन कंसेंट लेंगे, रिमूव आर्टिफिशियल डेंचर्स, ठीक है। तो जैसे माउथ में आर्टिफिशियल डेंचर्स होते हैं किसी के, तो वो क्योंकि जैसे सीजर होगा तो फिर वो उसको माउथ बाइटिंग वो सब इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। द पेशेंट शुड बी गिवन नथिंग ओरली बिफोर द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ओरली भी नहीं देंगे तो वो स्पिट आउट और वो वोमिटिंग बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारी रहेंगी, दैट इज़ द ऑल ऑफ द, सब चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिफोर गिविंग ईसीटी लिपस्टिक, नेल पॉलिश और एनी अदर मेकअप शुड बी रिमूव्ड, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, ठीक है। तो अगर फीमेल को दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें अगर उसने वियर किया है, ठीक है, अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर, तो ये सब रिमूव करने का क्या पर्पस है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे पास, दे मे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ईसीटी, टू डू दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू चेक फॉर साइनोसिस, दिस शुड नॉट बी डन, एंड लिपस्टिक और नेल पॉलिश में इंक्रीज वोल्टेज ऑफ ईसीटी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो हो नहीं सकती, वो कैसे ही ईसीटी का वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और इफेक्ट कैसे कम करेंगे। बट द मेन थिंग इज़ फॉर द असेसमेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अगर हमने किसी का जैसे साइनोसिस चेक करते हैं, ठीक है, तो हम उसके जैसे लिप्स देखते हैं, ठीक है, तो लिप्स पे लिपस्टिक होगी तो नहीं उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन चेक कर पाएंगे, ठीक है। नेल्स पर चेक करेंगे तो वो नेल्स पे भी नेल पेंट लगा हो तो हम नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो फेस पर कुछ होगा तो मेकअप, ये तो नहीं चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो इसी पर्पज से जो है वो हम उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम अ फीमेल, जो हमारे पास पेशेंट होगा साइकेट्रिक जिसको ईसीटी देनी है, तब हम इन चीज़ों को रिमूव करते हैं, ठीक है।